दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और देश को नया उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन के तौर पे मिल चुके हैं। लेकिन इस चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। झटका इस तौर पे लगा है कि उसकी राजनीतिक और नैतिक रूप से हार हुई है। आप पिछला चुनाव अगर देख ले, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे, उस वक्त जगदीप धनखड़ को 710 वोटों में से करीब 528 वोट मिले थे और विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। लेकिन इस बार के चुनाव में विपक्ष को 300 वोट मिले और जबकि जो सीवी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के तौर पे चुनाव जीत के आए हैं, उन्हें 452 वोट मिले हैं। यानी सीधे तौर पे विपक्ष का जो वोट है वो बढ़ गया और सत्ता पक्ष को जो पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट मिला था उसमें कमी आई है, करीब 100 वोट की कमी आई है। तो सीधे तौर पर ये जो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में जो एक माहौल बन रहा है या सांसदों के बीच में जो एक माहौल बना हुआ है, उसका खामियाजा उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल सकता है। और इस चुनाव में ये भले है कि सीवी राधाकृष्णन सत्ता पक्ष के उम्मीदवार होने के नाते चुनाव जीत गए हों, लेकिन अगर राजनीतिक और नैतिक तौर पे देखें तो इस चुनाव में एनडीए की हार हुई है, क्योंकि एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले वोट भी कम मिले हैं और विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनके वोट बैंक काफी बढ़ गए हैं। ये अलग है कि जो वी सुदर्शन रेड्डी है वो चुनाव हार गए और सीवी राधाकृष्णन चुनाव जीतकर नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह की लॉबिंग सत्ता पक्ष की तरफ से खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम सांसदों के बीच बैठकर कर रहे थे, लगातार बैठकों का दौर जारी था, मीटिंग पे मीटिंग की जा रही थी, फोन कॉल्स किए जा रहे थे, सांसदों को मनाने की कोशिश की जा रही थी। और तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने से कि कई सांसदों को उनके पुराने केस को लेकर डराया भी गया, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की गई। लेकिन कुल मिलाकर जो सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो यह प्रयास था वो नाकाफी रहा, क्योंकि जो माहौल उनके खिलाफ बन चुका है उसका जो रूप उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस सरकार के लिए अपने जनाधार को बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से धनखड़ को 528 वोट मिले थे, लेकिन इनके जो सीवी राधाकृष्णन उम्मीदवार थे उन्हें सिर्फ 432 वोट ही मिले हैं, यानी माफ कीजिएगा 452 वोट मिले हैं, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको 300 वोटें मिली है, जो पिछले चुनाव में 182 तक ही सिमट गया था। यानी विपक्ष की ताकत बढ़ी है और सत्ता पक्ष की ताकत कम हुई है। ये भले भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए इस बात का जश्न मना रही हो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके पक्ष के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन सीधे तौर पे अगर देखें तो जो गणित का आंकड़ा है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है और एक नैरेटिव जो बन चुका था कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को तमाम तरह के वोट मिलेंगे, वो नैरेटिव भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या राहुल गांधी द्वारा निकाली गई वोट अधिकार यात्रा या विपक्ष की तरफ से लगातार जो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है वो सरकार के खिलाफ जा रहा है? क्योंकि अगर इस चुनाव को देखें ध्यान से तो ऐसा लगता है कि वोट का जो मार्जिन था वो काफी रहा है, क्योंकि अगर सीवी राधाकृष्णन के साथ सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में भी सेंधमारी की बात कही जा रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो उन्हें 500 से अधिक वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 452 वोट पर ही सिमट गए। और जबकि विपक्ष के वोट में सेंधमारी होने के बावजूद पिछला जो रिकॉर्ड था 182 वोट का, उससे बढ़कर वो 300 वोटों तक पहुंच गया। तो निश्चित रूप से विपक्ष ने इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है और ये बताया है कि सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसके अगुवाई में विपक्ष अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है और सत्ता कमजोर होती जा रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे 2014 में देश में आए थे और जिस तरह का आभा मंडल उनका था, जिस तरह का प्रभाव उनका था और जिस तरह से उसके बाद हुए एक के बाद एक चुनाव में उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया, कहा यह जा रहा था कि जिस नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार चुनावी सभा में लेते थे वो आदमी जीतकर ही आता था, क्यों वो भले ही प्रचलित ना हो, पॉपुलर ना हो। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि संसद भवन के अंदर ही उनके ही सांसद होने के बावजूद
वो अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाए और 452 में ही उनके उम्मीदवार सिमट कर रह गए, तो निश्चित रूप से जो एक माहौल बना था, एक नैरेटिव तैयार हुआ है, वो नैरेटिव सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। इस चुनाव को भले ही ये माना जाए कि सत्ता पक्ष ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, लेकिन ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट भी था। जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, उसके पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले एक लिटमस टेस्ट था और इस टेस्ट में ऐसा लगता है कि एनडीए फेल हो गई है, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उनके उम्मीदवार को उतने वोट नहीं मिले जितने जगदीप धनखड़ को वोट मिले थे, और दूसरी तरफ विपक्ष को उतने वोट मिल चुके हैं जितने की उसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। ऐसे में क्या बिहार में, तमिलनाडु में और ममता बनर्जी के जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए को टक्कर, मतलब कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है, चुनौती पेश करनी पड़ सकती है। और दूसरी तरफ ये जो बात कही जा रही कि कांग्रेस के कई नेताओं ने खुले मन से कहा कि ये सरकार 4-5 महीने तक ही है, 4-5 महीने के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। तो क्या सरकार के अंदर सेंधमारी शुरू हो चुकी है? आखिर जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ थी, उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीवी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट क्यों नहीं किया? क्यों विपक्ष का जो वोट बैंक है वो बढ़ गया? ये समझने की जरूरत है। क्या आने वाले दिनों में ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं जो सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है? हो सकता है कि आने वाले 4-5 महीने में जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के वोटों के बैसाखी पर यह सरकार चल रही है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और दूसरे जितने समर्थक सांसद है वो सरकार से अपना समर्थन खींच सकते हैं? क्या ये बात, इस बात में सच्चाई है कि मुकेश अंबानी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं और लॉबिंग की का ही नतीजा है कि करीब 100 सांसदों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है सरकार गिराने के लिए? क्योंकि मुकेश अंबानी इस बात से खुश नहीं है कि जिस तरह से वंतारा को लेकर उनके बेटे की फजीहत हो रही है, जिस तरह से अमेरिका के कोर्ट में उनके खिलाफ मामला चल रहा है, और जिस तरह से लगातार गौतम अडानी को सरकार का समर्थन मिलने की वजह से गौतम अडानी दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं और मुकेश अंबानी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होती जा रही है। इन सारी बातों से मुकेश अंबानी नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की लॉबिंग की वजह से करीब 100 सांसद ऐसे हैं जो सरकार से अपना समर्थन खींचने के लिए सोच रहे हैं और वो विपक्ष में जाकर नई सरकार बना सकते हैं। इन सारी बातों के बीच ये चुनाव हुआ था और इस चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष को यह साबित करना था कि उनके खिलाफ जो माहौल चल रहा है, ये जो बातें फैलाई जा रही है वो गलत है। लेकिन चुनाव परिणाम जो आए हैं उसमें सीवी राधाकृष्णन भले जीत गए हों, लेकिन जो चुनाव परिणाम में जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े विपक्ष की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में मात्र 182 सीटें मिली थी, लेकिन इस चुनाव में 300 सीटें विपक्ष के खाते में गई है, जबकि सत्ता पक्ष के खाते में 528 सीटें थी, वो इस चुनाव में 452 पे अटक कर रह गई। तो क्या मुकेश अंबानी जो लॉबिंग कर रहे हैं, विपक्ष जो लगातार नैरेटिव पैदा कर रहा है, या बिहार में जो विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, या पश्चिम बंगाल से जो आवाज उठ रही है, वो सारी आवाजें सत्ता पक्ष की नींव हिला रही है? आने वाले कुछ महीनों में इसे लेकर बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि सत्ता की नींव हिल चुकी है। इस चुनाव के नतीजों से पता चलता है, चुनाव में भले जीत मिली हो, लेकिन नैतिक और राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए इस चुनाव को हार चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।